यस कम इन। नमस्ते सर। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू सर। दिनेश कुमार जी, जी सर। आपने 10th है वो 2000 में किया था, जी सर। और RUHS से आपने बी फार्मा जी सर। वो किया 2007 में। जी सर। 2007 और 2025, जी सर। 18 साल के बाद में जी सर। आप RS के लिए है वो तैयारी कर रहे हैं। सर मैं RS की तैयारी 2018 से कर रहा हूँ सर। उससे पहले जब मैंने बी फार्मा किया था तो ये एक प्रोफेशनल डिग्री थी, उसके अंदर जो रोज़गार था सर वो खाली प्राइवेट सेक्टर में था, और उस समय मेरे को नीड भी थी सर रोज़गार की। तो मैंने 7-8 साल फार्मा मार्केटिंग के अंदर काम किया सर। उस दौरान मुझे लगा कि क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सर पढ़ाई के अंदर ठीक था, तो मुझे लगा गवर्नमेंट जॉब की मुझे तैयारी करनी चाहिए फॉर बेटर फ्यूचर एंड जॉब स्टेबिलिटी। इसलिए सर मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की। फार्मा सेक्टर तो बहुत रिच सेक्टर है, इंडिया का है। जी सर। और बहुत पैसा इसमें है, वो फार्मा में है। जी सर। तो आप ये पैसे का जो मामला छोड़कर आप है वो एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ जाना चाह रहे हैं? सर जॉब स्टेबिलिटी और फॉर बेटर फ्यूचर के लिए सर। वहाँ पैसा फार्मा मार्केटिंग के अंदर है सर, लेकिन वहाँ पर डे जॉब की इनसिक्योरिटी रहती है कि आपने मंथली टारगेट नहीं किया तो हो सकता है अगली बार अगले मंथ आप जॉब में रहोगे या नहीं। उसी वजह से सर मैंने गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं, इन रिसेंट ईयर्स में है वो फार्मा तो जितना है वो प्रमोट हुआ है, फार्मा जितना ग्रोथ किया है फार्मा सेक्टर ने, उतना तो किसी भी सेक्टर ने ग्रोथ नहीं किया है। सर ग्रोथ किया फार्मा सेक्टर, नो डाउट ये सही है सर, लेकिन जो मैं मार्केटिंग फील्ड के अंदर था उसमें जॉब इनसिक्योरिटी अभी भी है, क्योंकि सर उनको फ्रेश लड़के चाहिए। जो जो एज बढ़ती है उसके साथ सर इनसिक्योरिटी आने लगता है। आपने RRBs में भी काम किया है? जी सर। रीजनल रूरल बैंक में? जी सर। अभी रीजनल रूरल बैंक के नाम को लेकर है वो कुछ चल रहा था, है वो क्या कर दिया गया है? जो सर पहले राजस्थान के अंदर 2 रीजनल बैंक थी, मरुद्रा ग्रामीण और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उन दोनों को मर्ज करके, सर एग्जैक्ट नाम तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन दोनों को मर्ज कर दिया सर। एक RRB हो गई है। क्यों इनको मर्ज करने की क्या आवश्यकता हो गई है? जो सर बेटर मैनेजमेंट के लिए, और दूसरा जो क्रेडिट है वो बैंक के पास ज़्यादा अवेलेबल होगा तो बैंक ज़्यादा फाइनेंस कर पाएगी लोगों को। ये RRBs को है वो शुरू करने का है वो बेसिक एम है वो क्या था? सर स्टार्टिंग के अंदर जो से कमर्शियल बैंक थे इंडिया के अंदर, उनकी ग्रामीण जो रूरल एरियाज थे वहाँ रीच नहीं थी सर। तो रूरल एरियाज के अंदर रीच और जो मेनली जो वीकर सेक्शन है उसको अधिक क्रेडिट प्रोवाइड करवाने के लिए RRB को लाया गया था सर। किसकी सिफारिश पे है वो रीजनल रूरल बैंक्स की है वो स्थापना की गई थी? सर एग्जैक्ट याद नहीं, आपकी परमिशन हो तो थोड़ा आइडिया। शिवरमन कमिटी समिति थी सर। ये नाबार्ड क्या है? सर नाबार्ड एक RBI के अंडर एक सर अलग से RBI के अंडर उपक्रम है सर, जो मेनली कृषि क्षेत्र के अंदर फाइनेंस को बढ़ावा देता है सर। नाबार्ड खुद है वो फाइनेंस करता है? जी सर, नाबार्ड फाइनेंस करता है सर। किसको फाइनेंस करता है नाबार्ड? सर मेनली RRB को फाइनेंस करता है। RRBs को फाइनेंस करता है? जी सर। बस केवल फाइनेंस का काम करता है नाबार्ड? नहीं सर, उसके अलावा जो इस जो नियमन है सर RRB का वो भी नाबार्ड के थ्रू होता है सर, रेगुलेशन। आपने फार्मा सेक्टर में काम किया है, राजस्थान में है वो एक IAS थे बहुत ही, जिन्होंने है वो मेडिकल के क्षेत्र में काम किया, और उन्होंने है वो एक जेनरिक मेडिसिन्स। जी सर। है वो ये जेनरिक मेडिसिन्स होती क्या है, और जेनरिक मेडिसिन्स के प्रति है वो लोगों का रुझान कम क्यों है? सर वो डॉक्टर समित शर्मा थे जिन्होंने जेनरिक मेडिसिन का कंसेप्ट राजस्थान के अंदर लागू किया। सर जेनरिक मेडिसिन वही होती है जो किसी ब्रांड नेम से नहीं आके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल नेम से आती है, और लोगों के अंदर एक मिथक है कि सर उनकी एफिकेसी वो कम होती है, इसलिए लोग जनरली ब्रांडेड लेना पसंद करते हैं सर। जेनरिक मेडिसिन और जो मेडिसिन हैं इनकी प्राइस में है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जी सर। क्या कारण है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इनमें? है सर बेसिकली तो जो स्टार्टिंग प्राइस का डिफरेंस तो पेटेंट की वजह से होता है कि जो कोई कंपनी ब्रांड लेके आती है वो उसका रिसर्च मॉलिक्यूल होता है, तो 20 साल के लिए उसको पेटेंट का मिलता है सर, इसलिए प्राइस ज़्यादा होता है। फिर दूसरा 20 साल बाद में वो ब्रांड सेम नाम से मार्केट में रहता है, तो कंपनी के प्रमोशन के जो खर्चे हैं
और कंपनी की लीगेसी की वजह से उसकी प्राइस ज़्यादा होती है सर। अच्छा, चलिए, अभी कल ही है वो भारत के उपराष्ट्रपति महोदय ने है वो इस्तीफा दे दिया। जी सर। उपराष्ट्रपति का पद है वो खाली हो गया। जी सर। इसकी संवैधानिक व्यवस्था है वो क्या होती है? सर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है सर, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सारे मनोनीत प्लस निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं और एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से चुनाव होता है सर। अब राज्यसभा में है वो सभापति कौन होगा? सर उपसभापति है। उपसभापति। मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। जी सर। और राष्ट्रपति भी है वो का भी चार्ज उपराष्ट्रपति के पास में ही है। जी सर। तो ऐसी स्थिति में है वो क्या क्या सिचुएशन होती है? सर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ने इस्तीफा दे दिया उस समय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। जी सर। और एक बार है वो ऐसी सिचुएशन हुई थी कि राष्ट्रपति का निधन हो गया। जी जी सर। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में है वो मान लीजिए कि टाइम लग गया। ऐसी स्थिति में है वो क्या व्यवस्था की जाती है? ये लगभग 1969 के आसपास हुआ था। उसमें सीजीआई ने राष्ट्रपति के पद का निर्वहन किया था। एक न्यायमूर्ति जो मिस्टर वर्मा हैं, जी सर, यशवंत वर्मा, जी सर, इनके खिलाफ महाभियोग है वो लाने की है वो तैयारियां चल रही हैं। जी सर। ये महाभियोग होता क्या है? सर ये जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या जो हाई कोर्ट के, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया होती है जो कि संसद के द्वारा की जाती है। आज के न्यूज़पेपर में था सर कि संसद मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति दोनों ने जांच समिति गठन का निर्णय लिया है। जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया है। जी सर। तो क्या प्रोसीजर क्या होता है इसको अभियोग लाने का है वो? सर इसमें एग्जैक्ट अभी ये फिगर याद नहीं आ रहा। 100 सदस्य लोकसभा के या 50 सदस्य राज्यसभा के यदि सभापति को लिख के देते हैं तो फिर सभापति है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जांच करवा के और उसके बाद में सर विशेष बहुमत से दोनों सदनों में पारित किया जाता है। पश्चिम बंगाल में है वो ममता बनर्जी ने है वो एक रैली निकाली है। जी सर। क्या नाम है उस रैली का? और वो रैली उस दिन क्यों निकाली जाती है? सर शहीद दिवस नाम से है पश्चिम बंगाल में। 1991 में कोई प्रोटेस्ट के दौरान वहाँ 13 कांग्रेस के कार्यकर्ता वो मारे गए थे सर, उसकी याद में हमने। उनकी याद में? जी सर। ये बंगाल में, इसमें बिहार में है वो चुनाव में जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो वोटर लिस्ट है, जी सर, उसमें जो चेंज करने के लिए जो जी सर तैयारियां की गई हैं, जी सर, उनको आप किस रूप में देखते हैं? सर एक विशेष गहन सर्वेक्षण के माध्यम से भी बिहार में वोटर लिस्ट का वापस सर्वेक्षण किया जा रहा है। उसमें चुनाव आयोग का दावा है कि जो भी बोगस मतदाता है, चाहे वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो या नेपाल से जो है, तो उनको शॉर्ट लिस्ट करना मेन उद्देश्य है सर। ठीक है सर। दिनेश जी। जी सर। आप मेडिकल लाइन में रहे हैं। जी सर। एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है जी सर कि मेडिकल स्टोर पर लाइसेंस तो किसी और का लगा दिया जाता है। जी सर। और वहाँ मालिक कोई और है, काम करने वाला कोई तीसरा ही है। जी सर। जबकि नियमों के तो विरुद्ध है। जिसका लाइसेंस लगाया है उसको वहाँ प्रेजेंट रहना ज़रूरी भी है। जी सर। तो इसका क्या प्रभाव क्या मानते हैं? और दूसरी, पहली बात तो प्रभाव क्या मानते हैं ये बताएंगे आप। जी सर। दूसरा, अगर आपको एसडीएम बना दिया जाता है, जी सर, तो आप कैसे क्या कार्रवाई करेंगे? सर प्रभाव मैं ये मानता हूँ कि जो दवा का लाइसेंस दिया जाता है दवा विक्रेता को, वो क्वालिफाइड पर्सन को ही दिया जाता है। तो उसके देखिए यदि क्वालिफाइड पर्सन नहीं होगा तो सर जो डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा और ड्रग एब्यूज के केसेज या ड्रग मिसयूज के केसेज बढ़ जाएंगे सर। और एज एसडीएम सर, मैं वहाँ जो ड्रग कंट्रोलर इंस्पेक्टर है उनके माध्यम से उनको के और जो भी मेरे एरिया के अंदर दवा स्टोर है उन सब की गहन जांच करूँगा और उनको पाबंद करूँगा कि कोई भी जो लाइसेंसदारी के बिना कोई व्यक्ति दवा बेचने का कार्य नहीं करे सर। एक जो प्रोहिबिटेड जो ड्रग्स हैं जो जी सर रोकी हुई हैं कि ये आप बिना
वो डिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते हैं, जी सर। तो उनको भी गांव में तो देखा गया है कि गांव में कोई भी आए कुछ भी ले जाए, कोई भी दवा ले जाए, कोई भी ड्रग दे देते हैं, तो इसका भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पेक्ट आता है। सर ये ड्रग एब्यूज की श्रेणी में आता है। जो डिसक्वालीफाई या अनक्वालिफाइड आदमी बैठते हैं सर, इसी क्वालिफाइड होते हैं वो भी देते रहते हैं कि ठीक है ये दवाई है दे दो। सर क्वालिफाइड बैठते हैं तो उनके एक जो लाइसेंस है उसका निरस्त का खतरा बना रहता है, तो थोड़ा कम वो कम देते हैं, वो कम करते हैं सर। जी सर। ठीक है। क्रिकेट देखते हैं आप? जी सर। अभी कौन सी लेटेस्ट में कौन सी श्रृंखला हुई, क्या नाम था इसका जो टेस्ट मैच हुए थे? सर अभी इंग्लैंड के साथ चल रहा है भारत का, कौन सी तेंदुलकर श्रृंखला? एंडरसन ट्रॉफी है सर। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, ये कब शुरू हुई थी, कुछ आइडिया है इसका? सर 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं, कल से चौथा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। तो इसमें क्या संभावना है कि इंडिया जीत जाएगा? कितनी संभावना है, आपको क्या लगता है? मेरे को 100% संभावना लग रही है, क्योंकि अभी भी इंडिया जो 2 टेस्ट हारी है सर, उसमें भी परफॉर्मेंस इंडिया की कमज़ोर नहीं रही। कुछ सेक्शन किसको कारण मानते हो कि एक छोटा सा टारगेट मिलने के बाद भी इंडिया हार गई, क्या कारण मानते हो आप? सर मैं इसका कारण मानता हूँ कि थोड़ा सा दबाव ज़्यादा हो गया था मिडिल ऑर्डर पे, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। ओपनिंग जो बैट्समैन थे, उपल्ले जो बैट्समैन थे, वो अच्छा नहीं कर पाए थे कुछ से। जी सर। ठीक है। आप क्या क्या लिखा आपने? एसोसिएट अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं आप, ठीक है। एक क्या काम करते हैं आप? वैसे तो 6-7 साल हो गए, 7-8 साल हो गए, तो आपने लगभग सारे काम किए होंगे शायद। सर हमारी हर डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट होती है, हर ऑफिस के अंदर। नहीं, आप क्या काम करते हैं? अभी मैं सर पर्टिकुलरली कोषालय नागौर के अंदर हूँ, कोषालय नागौर के अंदर, कोष कार्यालय नागौर में। वहाँ सर जो भी गवर्नमेंट के बिल आते हैं उनकी ऑडिट करने का हमारा काम रहता है। ऑडिट करने का काम रहता है। ऑडिट किसे कहते हैं सर? ऑडिट डिफाइन करना है आपको, 2 लाइन में बताना है बस। सर डिफाइन ये कि जो भी सरकारी खर्च होता है उनका वापस देखना कि वो खर्च नियमानुसार हो। सरकारी खर्च को? जी सर। या जो लेखांकन किया गया, कोई भी अकाउंट में बनाया गया उसको सर ऑडिट की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, आप शायद इंस्पेक्शन बता रहे हैं। ऑडिट की डेफिनेशन ये है जो लेखांकन कार्य है उनका पुनरीक्षण करना, जांच करना। उनका पुनरीक्षण करना, रिव्यू करना। निरीक्षण हो गया, निरीक्षण और ऑडिटिंग में तो डिफरेंस है सर। उनका रिव्यू करना, उनका जांच करना कि वो नियमानुसार लेखांकन हुआ। उनकी जांच करना, स्वतंत्र रूप से जांच करना। जांच करना नहीं, स्वतंत्र रूप से जांच करना किसी बाहरी पक्षकार के द्वारा। आप जो कर रहे हैं वो क्या वो ऑडिट है? जी सर। नहीं, वो केवल आपको पद नाम ऑडिट दिया गया है, ऑडिटर। आप जो कर रहे हैं वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं। सर वो पार्ट ऑफ ऑडिट है। जो ऑडिट है वो 2 प्रकार की होती है, संवैधानिक ऑडिट भी होती है, इंटरनल ऑडिट भी होती है। तो आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं? जी सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है। एक तो आपके पास बिल आते हैं, आप कह रहे हो कि बिल आते हैं, बिल होता है, वाउचर होता है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या डिफरेंस है इनमें? सर बिल तो कोई भी वस्तु परचेज की जाती है तो उसके बदले में जो दिया जाता है वो बिल है, और वाउचर वो तब बनता है जब उसका भुगतान कर दिया जाता है सर। वाउचर जिसका भुगतान कर दिया जाता है सर, तब वो वाउचर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो वाउचर के अंदर होता है। जी सर। ठीक है। एक आप जूनियर अकाउंटेंट हैं? जी सर। तो कितने रुपए तक का प्रोक्योरमेंट, कितने रुपए तक की आप परचेज करोगे तो किसी कमेटी की अप्रूवेशन लेनी पड़ेगी? कौन सी कमेटी है, क्या है? सर प्रोक्योरमेंट के अंदर अलग अलग स्टेज है सर। हाँ बताइए सर। 10,000 तक का परचेज बिना किसी टेंडर के किया बिना किसी टेंडर के ऑन स्पॉट जाके भी परचेजिंग की जा सकती ठीक है। है। 10,000 से 1 लाख तक कोटेशन के माध्यम से किया जा सकता है सर। कौन किसके माध्यम से? कोटेशन। ठीक है। फर्म से कोटेशन मंगा के और एक समिति गठित करके किया जा ठीक है। सकता है सर। 1 लाख से ऊपर के लिए सर फिर जो RTPP रूल 2013 है उसके अंदर जो निर्धारित कमेटी है, समिति है, उसके अकॉर्डिंग समिति बना के और फिर उनका। उसमें कौन कौन होता है उस कमेटी में? सर उसके अंदर कार्यालय अध्यक्ष होता है, और वो संबंधित डीलिंग का जो स्टोर इंचार्ज है वो होता है सर, अकाउंटेंट होता है। फिर उसमें सर फाइनेंशियल लिमिट के अनुसार अलग अलग रीजनल अधिकारी वहाँ तक अलग अलग है सर। अभी प्रधानमंत्री जी 24-25 तारीख को कहाँ का दौरा करने के लिए जा रहे हैं? सर 1 मिनट
सर एक तो जा रहे हैं मालदीव का, मालदीव का, और एक सेट इंग्लैंड का करने जा रहे हैं। इंग्लैंड का, यूके का करने जा रहे जी हैं। सर। ठीक है। मालदीव के साथ में बहुत नेगेटिव, नकारात्मक, या फिर यूं कहें कि बुरे से संबंध हो गए थे बीच के दिनों में। जी सर। अचानक से ऐसी क्या घटना घटी, अचानक से ऐसी कौन सी नस दबाई गई उसकी जी सर। कि वापस वो भारत के नज़दीक आने लगा है? सर एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन कुछ आइडिया लगा सकते हैं। हम्म, सर जो मालदीव का इकोनॉमी है वो पर्यटन पे डिपेंडेंट है, और सबसे ज़्यादा वहाँ इंडियन पर्यटक जाते हैं। तो जो वो घटना हुई उसके बाद वहाँ पर्यटन कम हो गया था। नहीं, ये हाल ही में कुछ एग्जैक्ट ऐसा हुआ है? सर अभी आइडिया नहीं है, सॉरी सर। अच्छा, आपको ध्यान में नहीं है, जी सर। कोई बात नहीं। यूके क्यों जा रहे हैं? सर भारत यूके ट्रेड डील होने वाली है, तो ट्रेड डील, उस ट्रेड डील को पर्टिकुलर कोई नाम दिया गया है? सर ट्रेड नाम डील कई तरह के होते हैं। FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जी क्या सर। होता है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर कुछ वस्तुएं होती है, उन पे जो आयात शुल्क है वो शून्य कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से और भारत को क्या फ़ायदे होंगे, इंग्लैंड को, मतलब यूके को क्या फ़ायदे होंगे? सर अभी रिसेंट में मैंने पढ़ा था कि 2030 तक भारत का जो इंग्लैंड के साथ ट्रेड है वो लगभग $100 बिलियन है। $100 बिलियन का है। ठीक है। ठीक है। उसमें जो भारत का टेक्सटाइल, रत्न आभूषण और ये हस्तशिल्प, इन उद्योगों को फायदा होगा सर। ठीक है। और इंग्लैंड का है जो मेनली जो इंग्लैंड की विदेशी आयातित शराब एक है। रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में कुछ है क्या भारत के संदर्भ में पॉजिटिव? सर अभी मैंने ये पढ़ा नहीं था अच्छा, सर। ठीक है। और इंग्लैंड के लिए? सर इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड का मेनली जो इम्पोर्टेड विस्की है उसमें उसको बेनिफिट होगा। साथ में जो मोटर यान है, जो गाड़ियाँ हैं सर, उसके अंदर बेनिफिट तो होगा। आप नागौर से आते हैं आप? जी सर। ये अभी नागौर से कौन सा जिला अलग हुआ है और कब हुआ है? सर डीडवाना कुचामन हुआ है। डीडवाना कुचामन हुआ। डीडवाना कुचामन अलग हो गया, इसका नागौर के की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या प्रभाव सर पड़ेगा? नागौर की इकोनॉमी पे 3-4 प्रभाव आएंगे सर। सबसे पहले तो सर जो मकराना था सर, मार्बल के लिए फेमस था, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो नागौर में को नहीं प्राप्त होगा सर। दूसरा, जितनी भी नमक की झीलें थी सर, वो सारी डीडवाना कुचामन में सारी चली गई, तो डीडवाना नमक से जो रेवेन्यू था उसका लॉस होगा। थर्ड, जो शिक्षा नगरी है नागौर की कुचामन, तो शिक्षा से जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो भी नागौर को नहीं मिलेगा। वो अभी नागौर को नहीं मिलेगा। जी सर। आपने कहा कि मार्बल का कुचामन है। मार्बल वैसे मकराना है। मकराना, मार्बल उत्पादन तो होता है मकराना में, परबतसर में, जी सर। इन जगहों पे। इसकी इंटरनेशनल लेवल की मंडी कहाँ है? सर ये किशनगढ़ के अंदर। किशनगढ़ है। जी सर। तो मंडी किशनगढ़ हुई, उत्पादन यहाँ हो रहा है। सर ये नेशनल हाईवे पे स्थित है, और तो इस वजह से यहाँ रीच है वो कस्टमर की जल्दी हो जाती है। अच्छा, एक तो नेशनल हाईवे पे रीच है, एक कुछ घटना घटित हुई थी क्या जिसकी वजह से वहाँ स्थापित हुई थी ये मंडी? सर सॉरी, मेरे को याद नहीं। कोई बात सर। नागौर से हैं आप? जी सर। ठीक है। नागौर के पशु मेले की राजस्थान के राजस्व की दृष्टि से इम्पोर्टेंस बताओ। और पहली बात, नागौर में कौन कौन से पशु मेलों का आयोजन किया जाता है? सर नागौर में 3 पशु मेले हैं सर। हाँ, बताएं। रामदेव पशु मेला नागौर में आयोजित होता है, बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में, और वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर के अंदर आयोजित होता है सर। ठीक है। तो पशु मेलों से जो नागौरी नस्ल के बैल हैं सर, वो ऑल ओवर इंडिया फेमस है सर अपनी मजबूत कदकाठी के लिए। तो उनकी बिक्री से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसी का ही महत्व है सर, जो किसानों की आय को बढ़ाता है। तेजाजी के बारे में बताएं। इनका जन्म कहाँ हुआ, क्या इनकी प्रमुख वजह, ऐसे क्या कार्य रहे जिनकी वजह से लोक देवता के रूप में पूजे गए? सर तेजाजी का जन्म लगभग 1000 ईस्वी के आसपास खरनाल गांव में हुआ था, नागौर से 20 किलोमीटर दूर है। और ये गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। किसकी गाय में चल थी? सर गुजरी की गायें थी। कौन थी वो? सर लाखा गुजरी, लाछा गुजरी। सर कंफर्म अभी नाम थोड़ा सा। लाछा गुजरी थी, आगे बताएं। तो अपने वचन के लिए प्रसिद्ध हुए सर, तो सत्यवादी तेजाजी के नाम से माना जाता है सर। इसके अलावा जो सर्परक्षक देवता के रूप में भी उनकी पूजा होती है सर। उनकी तांती बांध, सर्पदंश के बाद ऐसा माना जाता है कि तेजाजी की तांती बांधने से निष्प्रभाव हो जाता है विष। और क्या थे ऐसे विशेष कार्य? सर अभी ये याद है। ठीक है। तेजाजी के प्रति मेरा पूर्णतः सम्मान है
और मैं भी उनको दिल से लोक देवता ही मानता हूँ, जी सर। परंतु एक जिज्ञासा पैदा होती है मेरी जी सर। कि तेजा जी ने अपना एक्स वचन निभाया जिसकी वजह से लोक देवता के रूप में पूजे गए। जी सर। तो हमारा हर सैनिक जो सीमा पर लड़ रहा है, जी सर। वो अपने मातृभूमि के प्रति वचन को निभाते हुए शहीद भी हो रहे हैं, जी सर। तो फिर उनको हर किसी को लोक देवता क्यों नहीं बना दिया अपन ने? सर इसमें मेरी थिंकिंग ये है कि जो सेना में सैनिक जाता है तो देश रक्षा उसकी ड्यूटी है। तेजा जी वहाँ मना भी कर सकते सदर गुजरी को जाने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वचन के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी कि मैं तेरे गायों की रक्षा करूँगा। अनिवार्य सैन्य सेवा जानते हैं? जी सर। अनिवार्य सैन्य सेवा कि अगर देश को आवश्यकता पड़ती है तो आप मना नहीं कर सकते हैं बॉर्डर पे जाने के लिए, देश आपको लेकर जाएगा वहाँ पे। जी सर। तो फिर यहाँ तो मना करने का ही ऑप्शन नहीं है। सर नॉर्मल सेना में तो अभी जो सेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए देशभक्ति तो जरूरी है, जी सर तो मना करना भी क्यों? जी सर। तो फिर तो बनना चाहिए ना लोक देवता। सर सॉरी सर मैं कोई बात नहीं, सिर्फ जिज्ञासा का सवाल था। बाकी तेजा जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा रहनी ही चाहिए और मेरी भी है। जी सर। नागौर को नागौर क्यों कहते हैं? सर ये पौराणिक काल में नागवंश की राजधानी थी। नागवंश की? जी सर। ऐसा क्या था? सर नागवंश जो महाभारत काल या उससे पहले नागवंश था, उनकी राजधानी नागौर थी जिसको अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था, तो इसी वजह से नागवंश के कारण नागौर नाम पड़ा। क्या तेजा जी नागौर के देवता थे इस वजह से तो नागौर नहीं पड़ा? नहीं सर, ये ऐतिहासिक काल से हैं सर। ठीक है। आप खुद आपने कहा एमआर रहे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जी सर। तो खूब डॉक्टर को गिफ्ट दिया होगा? सर डॉक्टरों को गिफ्ट हम सैंपल जो हमारे कंपनी से प्रोवाइड होते थे वो या सैंपल क्या है? होली दिवाली को जाकर मिलना, मिठाई का डिब्बा देना? सर होली दीपावली हम मिलते जरूर थे, उनके बर्थडे या एनिवर्सरी पे भी उनको विश करते थे। केवल विश ही नहीं करते थे बल्कि होटल में जो उनका पूरा परिवार जाएगा उसकी भी व्यवस्था के खर्चे फार्मा कंपनी उठाती है। सर डॉक्टर साहब हमारी ब्रांड की दवाइयाँ लिख देना, आप तो फरमाओ करना क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कीजिए क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। तो आप बोर्ड के सामने झूठ ना बोलें क्योंकि बोर्ड इन सब चीज़ों से बिल्कुल नहीं सर, मैं सही कह रहा हूँ। जो जिन कंपनियों में मैं था सर, वहाँ सर हम CME वगैरह जरूर आयोजित करवाते थे, लेकिन मेडिसिन लिखने के लिए एक्स्ट्रा कोई गिफ्ट वगैरह नहीं देते थे सर। जो कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन नाम से प्रोग्राम होते थे उसके अंदर डॉक्टरों को इवन फॉरेन टूर तक भी हम करवाते थे सर। हाँ, तो बस नाम बदल दिए, बाकी मकसद तो वही है, डॉक्टर साहब को इम्प्रेस करना, फेवर में लेना। जी सर, ये तो कंपनी मकसद तो वही है, अगर इसकी जड़ में जाए तो बाकी तो कौन अपने को तो कोई घुमाएगी। ये तो और भी बड़ा काम कर रहे थे। मैं एग्री करता हूँ सर, लेकिन कंपनी की पॉलिसी थी, मैं कंपनी के प्रति डेडिकेटेड था, तो मेरे को जो कंपनी के इंस्ट्रक्शन थे वैसे काम करना पड़ेगा सर। अच्छा, करना पड़ता है, जी सर। मजबूरी है। जी सर। तो यहाँ पे मजबूरी, तनख्वाह में तो काम चलेगा ही नहीं, तो अपन भी लेंगे गिफ्ट। नहीं सर, मैं आपको पता है कितनी सैलरी मिलती है? अभी आपकी वर्तमान सैलरी एग्जैक्ट 1 सेकंड में बता दीजिए। सर मेरी 70,000 है। 70,000 ग्रेड पे? ग्रेड पे 4200 है सर। 4200 ग्रेड पे? जी सर। आप बताएं कि क्या 70,000 में हम अपने बच्चों को एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं अगर 2 भी बच्चे हों तो भी? सर मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको इजीली पढ़ा रहा हूँ सर। अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं? अच्छे नागौर सेंट जेवियर की सालाना फीस पता है कितनी है? सर मेरे सेंट असलम में जाता है बच्चा, उसकी 50,000 रुपये सालाना फीस है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे? सर 3rd क्लास में बच्ची है, 8th में बच्चा है सर। हाँ, और अगर 10th क्लास पास कर गए उसके बाद सर तो जो मेरी मेडिकल कॉलेज और आज के कॉलेजेस की इंस्टीट्यूट जी सर। जिसमें अपन मेडिकल की तैयारी करवाते हैं, नीट जेई की तैयारी करवाते हैं, उनकी फीस के बारे में जानकारी है? सर लगभग 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में है, लेकिन अगर है स्कॉलरशिप तो में मिल जाती है 2 सर। बच्चे रहे, जी सर। 2-2.5 लाख रुपए फीस तो स्कॉलरशिप मिलने के बाद 1 लाख 1.25 लाख रुपए होते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता जी हूँ। राइट सर। 2 बच्चे रहे तो 2.5 लाख हो गए, 7 चौक 28, 4 महीने की तनख्वाह तो वहीं चली गई। सर दोनों बच्चों के साथ में नहीं लगेगी सर, 7 साल का गैप है, तब तक मैं सेविंग कर लूँगा। कैसे कर पाएंगे सेविंग? हमसे क्यों नहीं हो पा रही सेविंग? ये हमको तो 1 लाख रुपए देती है सरकार तनख्वाह। सर सेविंग तो प्रॉपर, जैसे मैंने LIC वगैरह में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, इसके अलावा मेरे GPF की कटौती है, वो भी सालाना 60,000 की हो जाती है, तो बच्चों के एजुकेशन के लिए तो मैं पर्याप्त। ये अलग प्रकार की व्यवहारिक अकाउंटिंग बता रहे हैं आप, मतलब अकाउंटिंग का एक अलग विशेष प्रकार जो मतलब अकाउंट ऑफिसर रहते निकाला हो। नहीं सर, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट सर्वेंट सही ढंग से अपनी लाइफ जिए तो बच्चों को पढ़ा सकता है, मकान बना सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता सर।
ठीक है, मान लेते हैं मैंने तो घर लिया अभी 30,000 रुपये की उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही, तो 40,000 रुपये में क्या खाऊंगा? सर 30,000 अभी आपको लग रही है, लेकिन आने वाले टाइम में 8 पे कमीशन लगेगा तो 20,000 तो आपकी तनख्वाही बढ़ जाएगी। आप ही कैसे चलाऊं, उसका इंतजार करूं क्या? तो अभी तो 40,000 में घर खर्च तो चल ही सकता है सर। चलो अच्छा है, आपसे सीखूंगा मैं भी कि कैसे चलाया जाता है 40,000 रुपये में घर पे। सर दूध का रेट पता है, दूध की रेट कितनी है? जी सर, मेरे वहाँ 60 रुपये पर लीटर। हाँ, और अगर 4 लोग घर में हैं और माता पिता भी, तो कितना दूध आएगा महीने का? सर लगभग 6-7 हज़ार का आ जाएगा। आ जाएगा ना? जी सर। तो फिर बाकी अब आपको समझ में आ गया ना 40,000 का। आगे मैं डिटेल में खींचना नहीं चाहता, वो आप भी समझ गए। खैर आगे बढ़ते हैं। आरआरबी। जी सर। आरआरबी कितने जिलों से ज्वाइन होता था? सर जिले फिक्स नहीं थे, राजस्थान के अंदर 19, पहले जब 33 जिले थे 19 जिलों में बिहार केजीबी था, बाकी 14 जिलों में मरुद्रा ग्रामीण बैंक था। ओके, और लोकल एरिया बैंक कितने जिलों से एसोसिएटेड होता है? लोकल एरिया बैंक सर मतलब जो शेड्यूल्ड बैंक है उनकी बात करते हैं, कमर्शियल बैंक। हाँ बिल्कुल। सर कमर्शियल बैंक में कोई एरिया फिक्स नहीं था। लोकल एरिया बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। सर लोकल एरिया नाम बैंक सुने? कभी नहीं सुना। कोऑपरेटिव बैंक का एक टाइप होता है। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक का तो पता है कोऑपरेटिव नहीं। बैंक का लोकल एरिया बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में भी लोकल एरिया जो ग्रामीण समितियाँ होती है, सहकारी समितियाँ, उनकी नहीं, बात करते प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की बात नहीं कर रहा मैं। कोई उसके बात नहीं, अलावा छोड़ दें। आगे बढ़ते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब का बड़ा इंटरेस्ट था और आपने सर को फरमाया जी कि साहब उम्र के साथ प्राइवेट सेक्टर में, मैं भी मानता हूँ ऊर्जावान लोगों की उनको आवश्यकता होती है जिनको ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करवा सकें, जी तो सर। सबके अलग अलग अपने अपनी पॉलिसीज हैं। लेकिन मुझे ये बताया कि फिर अगर गवर्नमेंट जॉब भी करनी थी तो बी फार्मा में ड्रग इंस्पेक्टर बन जाते, डीआई। सर ड्रग इंस्पेक्टर की मैंने तैयारी की थी, लेकिन उसकी वैकेंसी बहुत कम आती है सर, तो उस समय मेरा हुआ नहीं था सर। ऐसे फार्मासिस्ट का भी ऑप्शन था सर, हाँ, मैंने तैयारी भी की थी, लेकिन मेरा हुआ नहीं सर। अच्छा, selection। प्रयास किए उधर? जी सर। ठीक है। कुकिंग करते हैं? जी सर। क्या पसंद है बनाने में? सर मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद गट्टे की सब्ज़ी बनाना है सर। गट्टे की सब्जी बनाना पसंद? जी सर। तो इसमें ऐसा कोई विशेष तो है नहीं, विशेष नहीं है, लेकिन मेरी हॉबी है सर, मुझे आनंद आता है डेली बनाने कोई गट्टे की सब्जी बनाना? में। डेली तो नहीं बनाता सर, आपने पसंद की बात की सर, ऐसे सारी सब्जियां बना लेता हूँ। क्या क्या बना लेते हो? मिठाई में क्या बना लेते हो? मेरे को तो मीठा पसंद है। सर मिठाई के अंदर मैं लापसी बना लेता हूँ, हलवा बना लेता हूँ, इसके अलावा जो मूंग दाल का हलवा है वो बना लेता हूँ सर। ये है सर मिठाई के अंदर। हलवे काय के बनाते हो? मूंग दाल ही बस? नहीं, आटे का, जो सूजी का आटे का वो हलवा बना और लेता हूँ। गाजर का? गाजर का बना लेता कद्दू हूँ का? सर। कद्दू का कभी नहीं बनाया। कद्दू का नहीं बनाया जी कभी? सर। अखरोट का? नहीं बनाया अच्छा, इतने बड़े नहीं है सर, मतलब अपने को 40,000 में काम चलाना है। सर। जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी दोनों आपकी स्ट्रेंथ है? जी सर। दोनों को एक ही चीज है या अंतर है दोनों में कुछ? सर दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, वो अंतर बताएं आप मुझे। सर इंटीग्रिटी वो होती है कि बिना किसी भय, प्रलोभन या दबाव के जो भी संवैधानिक मूल्य है उनके अनुसार काम करना। ठीक है। और ऑनेस्टी के अंदर सर भ्रष्ट आचरण नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, वो ऑनेस्टी वो इसका पार्ट है सर इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी के नहीं, ऑनेस्टी का पार्ट इंटीग्रिटी है या इंटीग्रिटी का पार्ट ऑनेस्टी है? इंटीग्रिटी का पार्ट ऑनेस्टी है सर। यानी वाइडर वर्जन ऑफ ऑनेस्टी इज इंटीग्रिटी। जी सर। कोई क्लासिकल एग्जांपल दो जिसको पूरी दुनिया ने माना हो ऐसे, इंटीग्रिटी की, सत्यनिष्ठा की, जिसने आपको भी बहुत प्रभावित किया हो। सर अभी एग्जाम्पल तो सर ये रिकॉल नहीं। राजा राम याद नहीं? अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी सर। हाँ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र याद नहीं है आपको? सर अभी रिकॉल नहीं कर पाया, सॉरी सर। तो थोड़ा कोशिश करते रिकॉल करने की, रॉकेट साइंस थोड़े ना थी ये। ठीक है सर। और इन दो के अलावा चलो मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ और रिकॉल करो। सर महात्मा गांधी जो सत्यनिष्ठा के लिए, सत्य के लिए, उन्होंने अंग्रेजों का कोई भी दबाव सहन नहीं किया, बिना किसी प्रलोभन के देश को स्वतंत्र विवादास्पद उदाहरण मत दीजिए आप, क्योंकि महात्मा गांधी के पूरे स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में, हालांकि उनके प्रति मेरा पूरा सम्मान है, जी सर। कुछ 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर उन पर भी डिबेट किया गया ना। जी सर। ऐसे उदाहरण नहीं, ऐसे उदाहरण जो भी मैंने आपको 2 बताए उन पर कोई डिबेट नहीं है। ठीक है ऐसे उदाहरण बताओ जिस पर कोई डिबेट नहीं है। सर, अभी सॉरी रिकॉल नहीं कर पा थोड़ा और सोचो, मैं आपकी सोचने समझने की क्षमता का परीक्षण करना चाहता हूँ। रहा। जी सर, लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वो कोशिश करो, तो मैं आपको मौका दे रहा हूँ रिकॉल करने का। याद नहीं आ रहा। भगत सिंह नहीं थे? जी सर थे। चंद्रशेखर आजाद नहीं थे? ठीक सर।
चंद्रशेखर आजाद की वो कौन सी घटना है जो ये हर तरीके से सिद्ध करती है कि वो सत्यनिष्ठ थी? सर एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन जब उनको घेर लिया था अंग्रेजों ने और उनके पास अंतिम बुलेट बची थी, तो वो तो कोई अपन और भी चीजें मान सकते हैं कि उनका खुद का अपना कमिटमेंट था कि भाई मेरे को आप जिंदा नहीं पकड़ सकते। जी सर। और कोई घटना जो आपको याद आ रही है? सॉरी सर। काकोरी घटना के बाद जब उनके माता पिता के भूखे रहने की सूचना उन्हें मिलती है तो कहते हैं मातृभूमि का पैसा उन्हें भी नहीं दे सकता, इन्हें चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। सर मैंने आप पढ़ा कोशिश करेंगे, पढ़ा है नहीं तो थोड़ा बहुत तो नहीं पढ़ा सर। ठीक है। एनीवे, लास्ट सवाल मेरा, जी सर। जब आप फरमाए अभी सर को कि उपराष्ट्रपति का पद नहीं हो तो कोई बात नहीं, उपसभापति कार्य कर लेंगे, जी सर। या मान लो लोकसभा अध्यक्ष जैसी व्यवस्था कर देते, लोकसभा अध्यक्ष होते, उपाध्यक्ष होते, उनका एक पैनल होता, जी सर। तो चलता रहता राज्यसभा का काम भी। जी तो सर। हमने ये उपराष्ट्रपति का पद रखा ही क्यों? सर उपराष्ट्रपति तो संवैधानिक पद है सर। संवैधानिक पद तो लोकसभा अध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष भी है। जी सर, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति तो होता है। लोकसभा जैसा सिस्टम कर देते ना राज्यसभा में भी। सर लोकसभा जो लोग निर्वाचित होकर जाते हैं उनके द्वारा चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष, जबकि ये राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो सभी राज्यों को इक्वल राइट्स देने के लिए, सम्मान देने के लिए उपराष्ट्रपति जैसा संवैधानिक पद बनाया गया, और? तो कि बिना किसी और पार्टी आगे बताएं। और तो सर अभी याद नहीं आ रहा। तो राष्ट्रपति पद के संवैधानिक निरंतरता को बनाए रखने का कार्य नहीं करते कि अगर किन्हीं कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वो सडनली त्याग पत्र दे दें, जी सर। स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रपति के तौर पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जी सर, एग्री हूँ। तो सबसे प्रमुख कार्य तो यही था ना कि जो एकमात्र सबसे प्रमुख कार्य अगर अपन माने, क्योंकि ऐसी व्यवस्था तो हम, हालांकि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना इनका प्रमुख कार्य, लेकिन वैसी व्यवस्था तो लोकसभा अध्यक्ष की तरह कर की जा सकती थी, पूरा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरा पैनल। जी सर। ठीक है। और क्या कार्य है उपराष्ट्रपति की? अभी दो याद आ रहे हैं सर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किन्हें देते हैं और संविधान के किस आर्टिकल के तहत देते हैं? सर आर्टिकल 67A के तहत राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को देते हैं। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो किसे देंगे त्यागपत्र? सर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो फिर शायद CGI को दे सकते हैं, कंफर्म नहीं है सर। कंफर्म ही, हर चीज में तो क्या लगाएंगे सर, अब ये पढ़ा नहीं है सॉरी। हाँ तो कोई बात नहीं। तो मुझे बताओ लोकसभा अध्यक्ष किसको देते हैं त्यागपत्र? सर लोकसभा अध्यक्ष सॉरी सर, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष देते हैं अध्यक्ष को। वाइस वर्सा होता है। अभी तो उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, लोकसभा उपाध्यक्ष है क्या कोई? नहीं है सर। तो अगर मान लीजिए इन्हीं की जैसे उनके भी विचार आ जाए कि मैं भी त्यागपत्र देना चाहता हूं माननीय ओम बिरला साहब, किसको देंगे? संवैधानिक शून्यता की स्थिति नहीं है क्या? जी सर है। तो ये कितना उचित है ऐसा किया जाना? सर जब अपने संविधान ने प्रावधान किया उपाध्यक्ष का तो पद होना चाहिए सर। तो आप क्या मानते हैं सरकार की इस मंशा के पीछे? सर सरकार शायद जनरली जो परंपरा रही है कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है और सरकार देना नहीं चाहती सर, इसीलिए हो सकता है नहीं बना रहे हो। ठीक सर। हाँ, अभी आपने बताया नागौर में जो पशु मेला है वहाँ पे नागौरी बैलों का है वो। जी सर। बैलों का वर्तमान में तो कोई महत्व ही नहीं रह गया है। सर एक जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 3 साल से छोटे बछड़ों का आप बिक्री खरीद फरोख्त नहीं करोगे, उस वजह से नागौरी बैलों की महत्ता कम हुई है। लेकिन फिर भी जो सीमांत किसान है या जोत का आकार छोटा है सर, वहाँ अभी भी बैल है वो उपयोगी है। अभी राजस्थान सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम के रूप में बैलों से खेती करने पर 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है, जो उसको बढ़ावा देती है। एक अभी आपने बताया कि म्यूचुअल फंड में है वो इन्वेस्ट कर रखा है जो। जी सर। ये म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट है क्या? सर ये पेशेवर इन्वेस्टर होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के पैसे को अलग अलग शेयरों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी और रिटर्न की। सर एक हाइब्रिड ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये हाइब्रिड क्यों कहा जाता है इनको? हाइब्रिड ये क्या होता है हाइब्रिड? सॉरी सर नहीं पता। आप तो इन्वेस्ट कर रहे हैं जो। सर मैंने LIC के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। तो LIC के म्यूचुअल फंड में है वो। जी सर। तो LIC का ही म्यूचुअल फंड आपने क्यों चूज किया? जबकि उससे बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं वो बाजार में। सर LIC काफ़ी पुरानी कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, तो मैंने सेपर साइड लेते हुए LIC का। तो क्या दूसरी जो कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं म्यूचुअल फंड वो चला रही हैं, जी सर। क्या वो सेफ नहीं है?
सर मैं ये नहीं कहता कि वो सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइवेट कंपनी में रिस्क तो रहती है सर। रिस्क रहती है। जी सर। अभी है वो आरबीआई ने एक महाराष्ट्र के बैंक को है वो डिफॉल्ट घोषित किया है, नाम पता है उस बैंक का? नहीं पता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप उसको डिफाइन करना है। जी सर। चेक और बैंक ड्राफ्ट में है वो बेसिक डिफरेंस क्या है? सर चेक किसी व्यक्ति के द्वारा बैंक को दिया गया ऑर्डर है कि संबंधित को भुगतान करना है, जबकि डिमांड ड्राफ्ट बैंक द्वारा एक निर्धारित ब्रांच पे ही पेमेंट के लिए बनाया जाता है। बैंक ड्राफ्ट किसी बैंक के द्वारा किसी संबंधित निर्धारित बैंक की शाखा पे भुगतान के लिए बनाया गया इंस्ट्रूमेंट है सर। एक ही आरटीजीएस और नेफ्ट, जी सर। क्या डिफरेंस है इन दोनों में भी? सर दोनों पेमेंट के मोड है। आरटीजीएस रियल टाइम के पेमेंट के लिए है, जबकि नेफ्ट के अंदर 2-2 घंटे की पॉकेट के अंदर पेमेंट होता है सर, और उसमें 2 लाख तक का पेमेंट किया जा सकता है। नेफ्ट में नहीं, सॉरी, नेफ्ट में कोई लिमिट नहीं है सर। आरटीजीएस मिनिमम 2 लाख से ऊपर होता है सर। क्या 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 बोल रहे हैं सर नेफ्ट आप 10 रुपये से लेके 1 रुपये से लेके कितने रुपए तक कर सकते हो, मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं है सर। आरटीजीएस के अंदर मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपए रिक्वायर्ड है सर। 2 लाख से ऊपर ही आरटीजीएस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आपका साक्षात्कार हो गया। जी थैंक यू सर। मैगमिन सर। हाँ आइए, जी सर। बैठिए दिनेश जी। थैंक यू सर। 30 तारीख को इंटरव्यू है आपका? जी सर। ये पहला ही आरएस का इंटरव्यू देंगे आप? नहीं, सेकंड है सर। सेकंड है? जी सर। पहला कब दिया था? 2021 वाला दिया। 2021 में कितने मार्क्स आए थे उस वक्त? 65 आए थे। 65 तो बहुत अच्छे मार्क्स थे आपके। जी सर, मेरे रिटर्न में कम रह गए थे सर। रिटर्न में कम लगे। अब की बार रिटर्न कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है सर। अच्छा हुआ है। जी सर। ये हमारे ने जो आपसे बात की वो कैसी लगी आपको? ये जो सर बहुत बढ़िया लगी सर। बहुत बढ़िया लगी। जी सर। थोड़ा सा जैसे सर से हुआ तो मतलब प्रेशर हैंडलिंग भी इतना मैंने कभी किसी मौक में नहीं बात हुई, ये मेरे लिए अच्छा है सर। कि प्रेशर आया दिमाग पे सब की बातों पे? ऐसी सिचुएशन आए तो थोड़ा कैसे हैंडल करना है वो थोड़ा सर से पूछूंगा सर। तो अच्छा है, आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ाएं, थोड़ा सा वॉइस थोड़ी सी है ना, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो क्लियर वॉइस आएगी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है ना, तो वो थोड़ी सी हम लोग मान रहे हैं। आप इसको बिल्कुल वैसे मत लेना, ये तो नेचुरल चीज है। तो ये तो 1-2 मिनट जैसे ही बात करेंगे वो तो पता चल जाता है कि भाई ये जो इनकी वॉइस है वो इसी रूप में है। बहुत अच्छा है। फार्मा को लेकर भी आपसे क्वेश्चन है वो काफी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मा ने आजकल है वो सबको बीमार घोषित कर रखा है। सर फार्मा मैंने तैयार किया हुआ है सर, और भी थोड़ा अभी रिसेंट में आ रहा है जैसे अभी। और अभी ये जो महाभियोग है, ये उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, इनसे संबंधित, क्योंकि आपका 30 तारीख को ही है, आज है वो 22 तारीख तो हो गई। जी सर। तो ये मुद्दे उस दिन तक है वो चर्चा में रहेंगे। जो और कोई नई बात आए तो उसको आप देखना। सर एक वो जो लोकसभा अध्यक्ष वाला सर ने पूछा था, वो उपाध्यक्ष नहीं है तो किसको देंगे सर? लोकसभा के पैनल को, पैनल को दे सकते हैं सर। हाँ, जो उस समय जो भी व्यक्ति रहेगा उनसे जूनियर। ठीक है सर। हालांकि संविधान इस बारे में मौन है, लेकिन लोकसभा की कार्य नियम जो है वो इस बारे में उसमें है सर, है ना? हाँ, लोकसभा की कार्य नियम। नीचे मिले थे सर बाय तो नेचर थोड़ा सा ऐसे। अच्छा, बाय नेचुरली है क्या? जी सर। इसको थोड़ा सा इन्हांस करिए आप, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। सर मेरे को यूँ थोड़ा रहता है कि कुछ ज़्यादा वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं बढ़ जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट। नहीं, थोड़ा सा तो बढ़ाइए आप, थोड़ा सा एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए। चेहरे पे अब फिर भी थोड़ी सी हंसी दिखी है पूरे इंटरव्यू के दौरान। बिल्कुल शर्ट चेंज कीजिएगा आप। थोड़ा सा। नहीं सर, ये तो शर्ट वो अलग बिल्कुल चेंज सर। कीजिएगा शर्ट। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, थोड़ी सी चीजों पे कोशिश किया करो। जब अगर व्यक्ति कह रहा है कि सोचो, तो आप प्रथम दृष्टि मतलब सत्यनिष्ठा के उदाहरण होता हो सर, इसमें रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, जैसे क्या बात है आप? सर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, मैं तैयार कर लूंगा सर। ये आपके ये देखो, मान लीजिए बातों में पूछ लिया कि सर ने आपसे खूब पूछ लिया ड्रग के बारे में, सर ने पूछ लिया अकाउंटों में, तो फिर मेरे पास क्या बचा? ठीक। फिर मैं आपसे तुरंत पूछ लूंगा आपकी हॉबी बताओ। सर सत्यनिष्ठा की डेफिनेशन वगैरह तो मैंने तैयार की थी, लेकिन डेफिनेशन में प्रॉपर नहीं थी। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना, ये है प्रॉपर डेफिनेशन। आपने कहा संवेद, वो तो प्रशासक की सत्यनिष्ठा है। सवाल को समझे पूछा क्या है?
वो उसमें तो सर सारे वो मानक दिशा निर्देश और वो सारे आ जाएंगे। सत्यनिष्ठा कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है सत्य के प्रति अटूट निष्ठा। जी सर। अब वो आगे पूछे कि प्रशासन ने बताओ, तब आपको होता संवैधानिक मूल्यों के प्रति ये जो भी था, ठीक है सर। है ना। और 2-4 तो क्लासिकल एग्जांपल याद भी रहने चाहिए। मैं कर लूँगा। संवैधानिक ये रहे जो रहे। अब आप एग्जांपल देते हैं महात्मा गांधी का, जी सर। हालांकि सत्यनिष्ठा के उदाहरण है, वो डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ डिबेटेबल पार्ट है वो। जैसे आप ये कहोगे काउंटर करेंगे, भगत सिंह को तो बचाया ही नहीं, है ना। और पट्टाभी की हार मेरी हार है, तो ऐसी बात होना, मतलब पट्टाभी जब वो हार गए सुभाष चंद्र बोस से, मतलब अध्यक्ष नहीं चुने, अगर वो चाहते थे वो अध्यक्ष बने, तो ऐसी बातें होना सत्यनिष्ठ आदमी के गुण थोड़ा ना होता है। तो 2-3 मुद्दे हैं उनकी। हाँ ऐसा सर, वो जो समझौता किया था एक भीमराव अम्बेडकर के साथ, वो भी है ना। तो कई विवाद, मतलब आप ऐसे एग्जांपल सेट करें जिस पर काउंटर क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं हो। तो मान लीजिए आप बाकी वो भी देंगे कि वो तो माइथोलॉजी है, ये भी हो सकता है वो तो माइथोलॉजीज है, राजा हरिश्चंद्र को किसने देखा, राम को, तो सवाल अनंत हो सकता है। सर अभी तो उसका भी आप के अंदर कोई एग्जांपल आप बताएं। तो बताया ना ये है। और अगर बाई चांस बताया ना आपको मैंने, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद कोई डिबेट ही नहीं, सिंगल डिबेट नहीं है चंद्रशेखर आजाद पे। ठीक है सर। सिंगल डिबेट भगत सिंह पे नहीं है, वो है भगत सिंह नहीं, मातृभूमि प्रथम, चाहे अपना सर्वस्व बलिदान कर दूंगा, ठीक है है ना। और ये माइथोलॉजीज भी हैं राम या इन पे। तो सर अगर किसी चीज से, पहली चीज तो इसको आस्था और विश्वास का विषय जिसको पूरी सभ्यता और संस्कृति भारतीय मानती है ना। और दूसरी वजह फिर भी सर अगर आपकी बात से मैं सहमत हूँ, तो वो हर चीज जायज है जो मनुष्य को नैतिक बनाने का प्रयास करती है, ठीक है अगर मुझे उससे सीखने को मिलता है तो। ठीक है। तो बस ऐसे आप बचें। और बताएं, और कुछ आप जानना हो तो। बस एक तो एनर्जी लेवल थोड़ा सा ऊपर उठाइए, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट रखिए। ठीक है सर। और एक अभी मैंने जैसे पूछा था, तो ये तब तक आपका इंटरव्यू होगा, उस टाइम तक एक तो ट्रेड डील मेरे को लग रहा है हो चुकी होगी। ठीक है। ट्रेड डील में सर जैसे ये जो मैंने अमेरिका के साथ में ट्रेड डील क्या? अमेरिका वाले तो 1 सितंबर है सर डेडलाइन। 1 अगस्त सितंबर है। 1 सितंबर है क्या? जी सर। चलो ठीक है, हो जाते हैं, नहीं भी होते हैं तो इसके मुद्दे एक बार देख लेना। एक ये जो 2 एग्रीमेंट हुए, स्विट्जरलैंड ने साइन किया है अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, यूके के साथ में। यूके वाला आपने फ्री ट्रेड थोड़ी है सर, फ्री ट्रेड नहीं है सर, फ्री ट्रेड नहीं है। यूके वाला सिर्फ फ्री ट्रेड नहीं है सर, स्विट्जरलैंड वाला है सही। हाँ, इस स्विट्जरलैंड वाले को थोड़ा ठीक से कर, इसमें 4 देश हैं, एफ्टा में है ये, यूरोपियन फ्री ट्रेड, यूरोपीय यूनियन नहीं है। हाँ ठीक है। ये आप विशेष ध्यान रखें। और दूसरा जो एक सवाल मैंने सबसे महत्वपूर्ण महसूस किया, क्योंकि ये सवाल मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन कहता है, आपसे पूछ लेंगे कि एमआर तो डॉक्टरों को गिफ्ट देते हैं, तो आप भी यहाँ के दोगे क्या, लिया होगा क्या? सर ये मैंने जो डिपेंड किया वो सही है। नहीं, आपने गलत डिफेंड किया, बात बिल्कुल सही थी जहां तक आप गए। अब हम भावुक ज्यादा हो गए, रैशनल कम रहे, भावुक ज्यादा हो गए, रैशनैलिटी कम रही। कि सर वो प्राइवेट सेक्टर था, वहां के प्राइवेट सेक्टर के जो एथिक्स है, या प्राइवेट सेक्टर जिस चीज पर काम करता है वो प्रॉफिटेबिलिटी है। तो जब मैं उस संस्था में कार्य था, तो उस संस्था के नियमों को, कानून को मुझे फॉलो करना था, क्योंकि वो एथिक्स इन मतलब पब्लिक लाइफ थी, वो उनकी एथिक्स है, और उस एथिक्स को नियम कानून के तहत किया जाता है अगर, तो अनुचित नहीं है। और सर प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिटेबिलिटी पर ही कार्य करता है। सर वो मैंने सीएमई का कहा था, तो वो नियम कानून के तहत ही करवाते थे सर। नहीं, नियम कानून क्या, तो वो तो ग्रिल तो करने को सोची हो सकती है ना, कि नैतिक दृष्टि से गलत है। कि सर हाँ, उसी दृष्टि को अगर आज सार्वजनिक जीवन में और लोक सेवा में अप्लाई किया जाए, तो वो नैतिकता के आधार पर गलत नजर आएगा। मतलब आप रैशनैलिटी के आधार पर कहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी है, बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं ये। ठीक है सर। मतलब मना मत करो, क्योंकि भाई जग जाहिर आप मना कर रहे हो। बिल्कुल हमने बिल्कुल, पहली बार कोई मानेगा नहीं, आप मना कर रहे हो जिस चीज को, कोई नहीं मानेगा, आम आदमी नहीं मानेगा। एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। हाँ ठीक है। तो ऐसे 2-4 चीजें जो ना स्टैंड वाली, जो मैंने महसूस किया, आप भी मानते, मेरा ज्यादातर सवाल आपसे इस पे थे, स्टैंड क्या लेंगे आप, मतलब एक सिचुएशन क्रिएट करते हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है, उसके संवैधानिक शून्यता की बात हो, चाहे डॉक्टर को गिफ्ट देने की बात हो, चाहे मैंने आपसे उसके बारे में पूछा। और एक ये जो आरआरबी, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक कौन सी है सर? है ना, लोकल एरिया बैंक इसके अंदर अपन डेवलप करते हैं, जो एडजॉइनिंग 2-3 जिलों के अंदर जिनकी सीमा जुड़ी हुई होती है। सर वो तो लीड बैंक है। लीड बैंक लीड बैंक अलग है, वो लीड बैंक वो तो एरिया के एक बैंक को लीड बैंक बना देंगे, प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर का भी हो सकता है। लीड बैंक तो जिले का एक बैंक, मुखिया बैंक, जिसको जिले में बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट करना, उसकी रिस्पांसिबिलिटी दे दी आगे जाती है। बढ़ाएगा। ठीक है सर। है ना? तो लोकल एरिया मैंने पढ़ा नहीं था सर। तो ये इससे एसोसिएटेड जितने भी है ना रीजनल रूरल बैंक की जरूरत क्यों पड़ी? अभी तो सर लोग भी वहां तक कॉन्सेप्ट तक पहुंचे ही नहीं। और ऐसा होगा आरआरबी एक्ट बाद में आया, तो उससे पहले बन गए थे 1-2। जी सर।
5 बन गए। स्टार्टिंग में 5 बने थे। 1975 में 5 बन गए। और 76 में एक्ट आया था। 76 में एक्ट आया था। एक आया था, उसके बाद 91 में इनका रिस्ट्रक्चर भी हुआ था सर वापस। है ना, क्योंकि तो एक कर्ज में डूब गए ये थे। जो चीजें है ना, क्योंकि तो आप ये ना 197 तक बढ़ गए थे, वापस कम होकर आज 43 पे आ गए। 43 है। किसके रिकमेंडेशन से? सर ये बसु समिति और नहीं, ये तो नरसिम्हन समिति की सिफारिश से अभी आए थे, लेकिन इनका रिस्ट्रक्चर है वो बसु समिति और एक और बी पे ही है सर, उनकी रिकमेंडेशन। तो आपका मोटा मोटा इंटरव्यू अकाउंट ऑफिसर के कार्य, अकाउंट ऑफिसर का टेंडर प्रोसेस है ना, राजस्थान वो जो अपन ने कर रखा टेंडर प्रोसेस एक्ट जो है RTPP। वो आरटीपीपी उससे रिलेटेड, आरआरबी से रिलेटेड है ना, ये जो आपने काम किया या एमआर का काम किया, तो ड्रग इंस्पेक्टर क्यों नहीं बने, सरकारी में जाने का शौक था तो वही कर लेते, बहुत कन्विंसिंग आंसर था, कोशिश करी, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो सर ने आपको फरमाया उससे गिर्द गिर्द चलेगा। सर के कहते कहते मुझे एक सवाल और याद आ गया कि आप इस उम्र में क्यों कोशिश कर रहे हो, वही नौकरी कर लो, कि सर हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का पूरा वो है, और खुद मूल कर्तव्य में मुझसे उम्मीद की गई है और राज्य मुझसे उम्मीद करता है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल रहे जो 40-42 के बाद प्रशासन में आए। जी शर्मा साहब आईएएस के एग्जाम में भी लास्ट 33-34 जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें आए और बहुत अच्छे काम करे। विष्णु चरण मलिक साहब जिन्होंने उदयपुर को इतना जबरदस्त मॉडल पेश किया। तो 2-4 नाम ऐसे लोगों को आप याद कर लें जिन्होंने लास्ट में, समीर शर्मा सर खुद लास्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए थे 32-33 में, और सर मुफ्त दवा योजना दी, तो मैं उसका अपवाद नहीं हूँ। तो मैं अपने समीर शर्मा सर, विष्णु चरण मलिक सर और जी शर्मा सर राजस्थान कैडर में आरएस हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य भी किए। ठीक है सर।